नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश को 1206 ईस्वी से लेकर लोधी वंश के इब्राहिम लोधी तक हम लोगों ने 320 वर्षों का जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आप देखेंगे कि इब्राहिम लोधी से जो प्रथम अफगान शासक और अंतिम दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, प्रथम अफगान शासक कौन है? बहलोल लोधी। अंतिम अफगान शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से और बाबर, मतलब कि मुगल वंश, बाबर के साथ पानीपत का युद्ध, पानीपत के मैदान में पानीपत का युद्ध होता है। और वह युद्ध होता है 19-20 अप्रैल की आधी रात को। बाबर जो है अपने सैनिकों के साथ इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोधी युद्ध में ही मारा जाता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की 320 वर्षों का जो कार्यकाल था वो समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़े 320 वर्षों के इतिहास को, तो अब हम लोग देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, जब तक हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं जान लेंगे तब तक हम लोग दिल्ली सल्तनत को अच्छे से नहीं जान सकते। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था से ही, विशेष रूप से प्रशासनिक व्यवस्था से ही यूपीएससी, यूपीपीएससी या जो भी वनडे की परीक्षाएं हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के या सल्तनत कालीन प्रशासन। सल्तनत कालीन प्रशासन। ठीक है, अब यह जो हम सल्तनत कालीन प्रशासन को पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक टोटल या कुल हम लोग पढ़ेंगे 320 वर्षों का जो प्रशासनिक ढांचा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, तो देखेंगे सल्तनत कालीन सुल्तानों ने भारत में अरबी फारसी पद्धति पर आधारित शासन व्यवस्था प्रचलित करी। किस पर? जो इनका प्रशासन था किस पे आधारित था? अरबी फारसी पद्धति पर आधारित जो है इनकी शासन व्यवस्था प्रचलित थी। अब देखेंगे कि खलीफा हम लोगों ने कई बार पढ़ा। ठीक है, खलीफा जो है इस्लामिक संसार का, खलीफा एक शब्द आता है, क्या? खलीफा। खलीफा इस्लामिक संसार का, खलीफा इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता था। पैगंबर के खलीफा, पैगंबर के बाद क्या था? सर्वोच्च क्या था? सर्वोच्च नेता होता था। किंतु आप देखेंगे, किंतु वह जो है क्या, सुल्तान का नाम मात्र का ही मुखिया होता था। क्या? सुल्तान उसके अंदर में नाम मात्र का, जैसे नाम मात्र का ही क्या होता था? मुखिया होता था। ठीक है, अब देखेंगे सुल्तान के लिए खलीफा के प्रभुत्व को मानना
ना मानना क्या था, इनकी इच्छा पर निर्भर था, सुल्तान की इच्छा पर निर्भर था। ठीक है, इच्छा पर निर्भर था कि हम खलीफा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये दिल्ली सल्तनत कालीन जो सुल्तान था उसकी इच्छा पर निर्भर था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी ने स्वयं को क्या, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी क्या करता है, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। अब देखेंगे कि इस काल में सुल्तानों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी पूर्णतः क्या थी, इस्लामिक धर्म पूर्णतः जो है इस्लामिक धर्म एवं किस पे, आदर्शों पर, उनके आदर्शों पर जो है आधारित थी। ठीक है, देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन होता था, सुल्तान। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सुल्तान जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था, सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। आप देखेंगे कि यह सुल्तान जो है क्या है, इस सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च सुल्तान जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता था। सारी प्रशासन इस पर क्या था, अंकुश नहीं था, अंकुश नहीं था। और जितनी प्रशासनिक व्यवस्था होती थी क्या थी, सब सुल्तान के क्या थी, सारी प्रशासनिक व्यवस्था सुल्तान के अधीन होती थी। ठीक है, अब देखेंगे कि सुल्तान का पद क्या था, सुल्तान का पद सामान्य रूप से क्या था, या कहा जा सकता है सुल्तान का पद सामान्यतः जो है क्या था, पैतृक था या वंशानुगत था। क्या था, पैतृक था। सुल्तान का पद जो है क्या था, सुल्तान का पद जो है क्या था, पैतृक था। क्योंकि सुल्तान जो है प्रायः अपने पुत्र या अपनी पुत्री को, पुत्र प्लस पुत्री, पुत्र या पुत्री को दोनों में से किसी को उत्तराधिकारी जो है नियुक्त करता था। किंतु आप देखेंगे, किंतु अयोग्य शासकों के काल में, जब अयोग्य शासक आ जाते हैं उनके काल में, ठीक है, क्या होता है, अमीरों व किसको, अमीरों व सरदारों को सुल्तान, अमीरों व सरदारों को सुल्तान चुनने की प्रणाली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खिज्र खां और बहलोल लोदी ने क्या करा था, खिज्र खां और बहलोल लोदी ने तलवार की शक्ति से सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तलवार कौन कौन, बहलोल लोदी और खिज्र खां। बहलोल लोदी और खिज्र खां ये दोनों अपने तलवार की शक्ति से सिंहासन प्राप्त किया था। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में उत्तराधिकार की जो संबंधी विभिन्न परंपराओं का प्रचलन था। ठीक है, अब आप देखेंगे सुल्तान, हम लोगों ने सुल्तान को देखा। सुल्तान क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था, इस पर कोई अंकुश नहीं थे। जितने भी प्रशासनिक प्रणाली थी, जितनी भी प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते थे वो सब सुल्तान के अधीन होते थे। सुल्तान के बाद अमीर, सुल्तान के बाद अमीर आता था। ठीक, अब अमीर के बारे में देखेंगे कि सल्तनत काल में
प्रभावशाली पद जो है अमीरों के अधीन हुआ करते थे। किसके? प्रभावशाली पद, प्रभावशाली पद क्या करते थे? अमीरों के पास हुआ करते थे। सुल्तानों के लिए प्रायः अमीरों को अपने पक्ष में करना क्या होता था? अनिवार्य होता था, क्योंकि नहीं तो यही जो है विरोध भी कराते थे। ठीक है, यही षड्यंत्र करके हत्या भी करवाते थे। ऐसी तमाम घटनाएं दिल्ली सल्तनत काल में हुई है जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो अमीरों को अपने पक्ष में करना क्या था? अनिवार्य होता था। आप देखेंगे कि अमीरों का महत्व इस बात से पता चलता है। किस बात से? अमीरों का महत्व इस बात से पता चलता है कि अनेक बार अमीरों ने विद्रोह व षड्यंत्रों के द्वारा सुल्तानों को अपदस्थ कर स्वेच्छा से किसी अन्य सुल्तानों की नियुक्ति करी है। ठीक है, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि बलवन, ठीक है, बलवन और अलाउद्दीन के समय, बलवन और अलाउद्दीन दोनों ने क्या करा था? दोनों के समय या दोनों लोगों ने अमीरों का जो है महत्व को कम कर दिया था। परंतु आप देखेंगे लोधी वंश के काल में, लोधी वंश के काल में अमीरों का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोधी अमीरों को और गाजियों को खुश करने के लिए ज्वालामुखी मंदिर जो कांगड़ा में स्थित है, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। क्यों? केवल अमीरों और गाजियों को या सरदारों को खुश करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन जो डायरेक्ट राजा से इन लोगों का संपर्क होता था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में हम लोग देखेंगे प्रशासन को जो है सुचारू रूप से संचालन हेतु जो है सुल्तान जो है मंत्रियों की नियुक्ति करके उन्हें अनेक प्रकार के विभागों को सौंपता था। कौन? सुल्तान। और इस काल में आप देखेंगे मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इस काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत, क्या? मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, मजलिस ए खलवत दास वंश के काल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। दास वंश के काल में, या दास में गुलाम वंश के काल में, गुलाम वंश के काल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? 4। लेकिन आगे चलकर किंतु कालांतर में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, 6 हो गई। अब आप देखेंगे कि जो मंत्री परिषद थी मजलिस ए खलावत के 6 सदस्य, मजलिस ए खलावत के 6 सदस्य होते थे या 6 विभाग थे जिनके अलग अलग सदस्य नियुक्त होते थे। उनमें से हम लोग एक एक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, किसका? मजलिस ए खलावत। मजलिस ए खलवत या खलावत, मजलिस ए खलवत या खलावत, इसके कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। टोटल 6 सदस्य थे। कौन कौन? पहला कौन था? नंबर 1 वजीर,
दूसरा नंबर 1 वजीर, दूसरा कौन था? आरिज ए मुमालिक, दूसरा कौन था? आरिज ए मुमालिक। तो तीसरा कौन है? पहला हुआ वजीर, दूसरा हुआ आरिज ए मुमालिक, तीसरा हुआ दीवान ए रसातल। कौन? दीवान ए रसातल। चौथा हुआ कौन? चौथा हुआ दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। कितने हुए? वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवान ए रसातल, दीवान ए इंसा, सद्र उस सुदूर। पांचवा सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। और छठा दीवान ए कजा। छठा क्या था? दीवान ए कजा। ठीक है, दीवान ए कजा। अब आप देखेंगे कि ये जो मजलिस ए खलावत थी, ये जो मजलिस ए खलावत है, मजलिस ए खलावत की जो बैठकें होती थी, कहां होती थी? मजलिस ए खलवत या खलावत। मजलिस ए खलवत या खलावत की बैठकें कहां होती थी? मजलिसे खास में। कहां होती थी? मजलिसे, या कहिए, या इसी को मजलिस से खास कहिए, मजलिसे खास। मजलिसे खास में जो है बैठकें क्या हुआ करती थी? बार ए आजम, बार ए आजम एक नाम आता है, बार ए आजम। बार ए आजम के अंतर्गत कौन कौन आता था? जिसमें विद्वान, मुल्ला, काजी। कौन? विद्वान, मुल्ला, काजी आदि जो है आते थे। ठीक है, और बार आजम में उपस्थित होते थे। और आप देखेंगे कि बार आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का, बार आजम में सुल्तान क्या करता था? राजकीय कार्यों का अधिकतर भाग पूरा कर लेता था। किसमें? बार आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों को अधिकतर पूरा कर लेता था। ठीक है, देखेंगे अब इसमें से हम लोग वजीर को डिफाइन कर, लेकिन अब इसमें से फिर हम देखेंगे वजीर। वजीर का क्या काम था? वजीर जो है सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? वजीर जो है, वजीर क्या था? सुल्तान का, वजीर सुल्तान का प्रधानमंत्री होता था तथा लगान, क्या? लगान, लगान, कर व्यवस्था, दान। ठीक है, लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यवस्था। ठीक है, सैनिक व्यवस्था आदि सभी विभागों की देखरेख करता था। मुख्यतः जो है वजीर, मुख्यतः वजीर क्या था? वजीर राजस्व का या राजस्व विभाग का प्रमुख भी होता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, आप देखेंगे इसके कार्यालय में, किसके? वजीर, वजीर के कार्यालय में दीवान सॉरी वजीर के कार्यालय को सॉरी वजीर के कार्यालय को दीवान ए विजारत कहा जाता था। क्या? वजीर के कार्यालय को दीवाने या दीवान ए क्या? विजारत, दीवाने विजारत कहा जाता था।
और आप देखेंगे कि सुल्तान की अनुपस्थिति में शासन का कार्यभार कौन देखता था? वजीर। अनुपस्थिति में किसके? सुल्तान के अनुपस्थिति में सारे शासन का कार्यभार कौन देख रहा है? वजीर देखता था। और आप देखेंगे कि तुगलक काल भारतीय वजीरात का स्वर्ण काल था। ये यूपीएससी 2005 में पूछा गया था। यूपीपीएससी 2005 में पूछा गया था कि भारतीय इतिहास में जो वजीर है, वजीरों का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? वजीरों का स्वर्ण काल किस शासन या किसके शासन काल को कहा जाता है? किसके? तुगलक काल में वजीरात का स्वर्ण काल तुगलक काल को कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे कि वजीर जो है दीवान मुशर्रिफ, वजीर जो है दीवान मुशर्रिफ मतलब कि लेखा परीक्षक विभाग। दीवान मुशर्रिफ किसको कहा जाता था? लेखा परीक्षक विभाग को दीवान मुशर्रिफ कहा जाता था। आप देखेंगे कि दीवान मुशर्रिफ लेखा परीक्षक विभाग को, दीवान अमीर को ही ये क्या था? कृषि विभाग था। दीवान अमीर को ही कृषि विभाग आदि का प्रमुख था। कौन? वजीर। ठीक है, वजीर। नायब वजीर मुशर्रिफ मुबालिक। नायब वजीर के साथ साथ एक नाम आता है मुशर्रिफ मुमालिक। मुशर्रिफ मुमालिक और मजूमदार इसे है, लेकिन लिखा क्या गया? मजूमदार। इसको आप ऐसे मानिए मजूम अदार के साथ ही साथ आप देखेंगे कि मजूम अदार के साथ साथ खनीज। कौन? खजीन। ठीक है, कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। वजीर के सहयोग में दीवान मुशर्रिफ लेखा परीक्षक, दीवान कोही अमीर कोही कृषि विभाग, नायब वजीर मुशर्रिफ मुमालिक, मजूम अदार, खजीन, ये सब क्या थे? ये सब जो है वजीर के सहयोगी होते थे। ठीक है, वजीर के सहयोगी होते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? नायब को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नायब को। क्योंकि नायब को देख लें, फिर इसके बाद वजीर के बाद हम लोग आरिज मुमालिक को देखेंगे, लेकिन पहले हम अब वजीर के अंतर्गत जो थे उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब नाइब वजीर जो है, यह वजीर की अनुपस्थिति पर या जब वजीर नहीं होता था उनकी अनुपस्थिति पर, उनके स्थान पर तथा उसकी उपस्थिति में उसके सहयोगी के रूप में काम करता था। ध्यान दीजिएगा, जो नाइब वजीर है या आप वर्तमान समय में मान लीजिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार।
तहसीलदार की अनुपस्थिति में अगर उसे चार्ज मिल रहा है तो तहसीलदार का कार्य करने के साथ साथ ही साथ नायब तहसीलदार का काम करता है। लेकिन अगर तहसीलदार तहसील में है तो उसके अधीन उसके सहयोगी के रूप में कार्य करता है। वही व्यवस्था उस समय थी। अब फिर देखेंगे किसका, दीवान ए मुशरिफ। दीवान ए मुशरिफ लेखा परीक्षक विभाग था, लेकिन मुशरिफ ए मुमालिक, मुशरिफ ए मुमालिक क्या था, मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार था। मुशरिफ ए मुमालिक क्या था, महालेखाकार था, महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार। यह क्या करता था, मुशरिफ ए मुमालिक यह जो है प्रांतों व अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले आय व्यय का ब्यौरा रखता था। ठीक है, कौन, मुशरिफ ए मुमालिक, जिसे महालेखाकार कहा जाता था। यह जो प्रांतों व अन्य विभागों से प्राप्त होने वाले जो राशि होती थी उसका आय और व्यय, कितना आया कितना गया, इसका जो है ब्यौरा रखता था। ठीक है, आप देखेंगे फिरोज शाह के समय में, फिरोज शाह के समय में यह केवल आय का हिसाब किताब रखने लगा, यह केवल आय का हिसाब किताब रखने लगा और इसकी सहायता के लिए नाजिर होता था। ध्यान दीजिएगा, यहां एक क्वेश्चन बन रहा है जो अभी वनडे की परीक्षा में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि फिरोज शाह के समय में मुशरिफ ए मुमालिक का जो है कार्य क्या था, आय व्यय का लेखा जोखा या केवल आय का हिसाब किताब। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिरोज शाह के समय जो है ये केवल आय का हिसाब किताब रखता था और इसके सहयोग के रूप में कौन था, इसके सहयोगी के रूप में नाजिर हुआ करता था। ठीक है, नाजिर हुआ करता था। इसके बाद आप देखेंगे एक नाम आता है मुस्तौफी ए मुमालिक। क्या, मुस्तौफी ए मुमालिक। मुस्तौफी ए मुमालिक, मुस्तौफी ए, अब आप देखेंगे मुस्तौफी ए मुमालिक ये क्या था, यह महालेखा परीक्षक था। क्या था, महालेखा परीक्षक था। अब देखेंगे यह जो है मुशरिफ के लेखों जोखों की जांच करता था और कभी कभी मुशरिफ की तरह आय व्यय का निरीक्षण भी कर लेता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे मजूम आदार। क्या, महालेखा के बाद देखेंगे मजूम आदार। मजूम आदार का कार्य था, यह जो है इसका मुख्य कार्य क्या था कि किसी को अगर उधार दिया गया धन है तो उसका हिसाब रखना। ठीक है, उधार धन अगर दिया गया है, दिए गए ऋण का हिसाब रखने के साथ ही साथ क्या करता था, आय व्यय को ठीक करता था। आय व्यय को ठीक, आय व्यय को ठीक करना। इसके बाद आप देखेंगे दीवाने वफ्त। दीवान ए वफ्त या दीवाने वफ्त। क्या, दीवाने वफ्त। दीवाने वफ्त, दीवाने वफ्त के बारे में आप देखेंगे इस विभाग की स्थापना कौन किया था, इस विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था।
इस विभाग की स्थापना खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। यह क्या करता था? यह व्यय के कागजातों की देखरेख करता था। इसकी स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। यह क्या करता था? यह व्यय के कागजातों का जो है क्या करता था? देख रेख करता था या संभाल कर रखता था। इसके बाद एक नाम आता है क्या? दीवाने मुख्तक राज। क्या? दीवाने मुख्तक राज। दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, दीवाने मुस्तक राज। यह जो है यह वित्त विभाग के अधीन इस विभाग की स्थापना कौन की थी? अलाउद्दीन खिलजी। यह क्या था? यह जो है वित्त विभाग के अधीन था और इसकी स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य आय कर का हिसाब किताब रखना। क्या? आय कर का हिसाब किताब रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद दीवाने रियासत। क्या? दीवाने रियासत। दीवाने रियासत यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त इस विभाग का कार्य क्या था? इस विभाग का कार्य था शहर के बाजारों पर नियंत्रण रखना। क्या? शहर के बाजारों पर नियंत्रण के साथ ही साथ क्या? नियंत्रण के साथ ही साथ माप तौल का क्या था? माप तौल का निरीक्षण करना भी इसका काम था। किसका? दीवाने रियासत का। इसके बाद आप देखेंगे एक और नाम आता है दीवाने अमीर कोही या दीवाने अमीर कोही। क्या? दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही में आप देखेंगे यह जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित था। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक। यह जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र को क्या? कृषि क्षेत्र को उन्नतशील बनाना एवं भूमि को कृषि योग्य बनाना था। ठीक है, किसका? दीवाने अमीर कोही। ये दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। यह कृषि क्षेत्र को उन्नतशील बनाने के साथ ही साथ भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य इन पर निर्भर था। इसके बाद आप देखेंगे एक नाम आता है आरिजे मुमालिक। क्या? आरिजे
आरजे मुमालिक, आरजे मुमालिक, इसे जो है दीवाने अर्ज अथवा दीवाने आरिज भी कहा जाता था। क्या? इसे दीवाने अर्ज या दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज भी कहा जाता था। यह जो है सैन्य विभाग का, यह जो है सैन्य, यह जो है सैन्य विभाग का क्या था? प्रमुख था। इसका कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना। क्या? सैनिकों की भर्ती करना और हुलिया बनाना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन बन रहा है जो पूछा गया है, हुलिया दर्ज करना या बनाना, घोड़े को या घोड़ों को दागना। ठीक है, घोड़े को दागना, सैनिकों का प्रशिक्षण, सैनिकों का प्रशिक्षण, सेना का निरीक्षण, सैनिकों का परीक्षण, सेना का निरीक्षण आदि जो है इसके प्रमुख कार्य थे। इस विभाग का सृजन जो है सुल्तान गयासुद्दीन बलवन ने किया था। इस विभाग का सृजन कौन किया था? गयासुद्दीन बलवन। आरजे मुमालिक, इसका सृजन कौन किया था? गयासुद्दीन बलवन। लेकिन आप देखेंगे इसमें से दो चीज, हुलिया दर्ज करना, घोड़ों को दागने की प्रथा। हुलिया दर्ज करना और घोड़ों को दागने की प्रथा यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। यह जो है यूपीपीएससी 2003 की परीक्षा में, प्री की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, कि घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किस वंश के द्वारा हुआ था या किस शासक के द्वारा किया गया था? किसना? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, फिर आप देखेंगे आरजे मुमालिक के बाद एक नाम आता था वकीले सुल्तान। एक नाम आता था क्या? वकीले सुल्तान। वकीले सुल्तान। ठीक है, इस विभाग की स्थापना तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद द्वारा की गई थी। किसके? तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद द्वारा की गई थी। वकील सुल्तान का कार्य क्या था? शासन व्यवस्था। वकील सुल्तान का कार्य क्या था? शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना। कालांतर में यह पद क्या था? कालांतर में यह पद क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कालांतर में यह पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दीवाने इंसा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दीवाने इंसा।
दीवाने इंसा, दीवाने इंसा ये वरीद एक खास के अधीन दीवाने इंसा, दीवाने इंसा यह क्या था? यह जो है दीवाने इंसा वरीद एक खास या वरीद ए खास, ठीक है। दीवानी इंसा वरीद ए खास के अधीन इस विभाग का कार्य क्या था? शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे तैयार करना। क्या? शाही घोषणा एवं क्या जो मसविदा होता था उसका प्रपत्र जो है तैयार करने का काम कौन करता था? दीवाने इंसा यह वरीद खास के अधीन होता था। अब देखेंगे इसकी सहायता के लिए, किसकी? दीवाने इंसा की सहायता के लिए अनेक क्या दबीर होते थे। क्या होते थे? अनेक दबीर। दबीर, दबीर किसे कहा जाता है यह पूछा गया है। दबीर किसे कहा जाता है? यह जो है 2007 या 8 में, मैं कंफर्म नहीं हूं, 2007 या 8 में पूछा गया था। दबीर जो है लेखक होता था। दबीर जो है लेखक को कहा जाता था और ये जो है दीवाने इंसा के अधीन होते थे इनकी सहायता करने के लिए। सुल्तान के सभी फरमान, शाही घोषणा और मसविदा, इसके जितने फरमान होते थे, क्या जितने फरमान कौन जारी करता था? दीवाने इंसा द्वारा, इसी विभाग द्वारा जारी किया जाता था। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दीवाने रसातल। इसके बाद देखेंगे दीवाने रसातल। यह जो क्या था? यह बेसिकली विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों या विदेशी राजदूतों की व्यवस्था करता था। क्या? विदेशों से पत्र व्यवहार एवं विदेशी राजदूतों की देखभाल। ठीक है। विदेशी राजदूतों की व्यवस्था या देखभाल करता था। यह जो है विदेशों में राजदूत भी नियुक्त होता था। क्या? यह जो है विदेशों में राजदूत भी नियुक्त होता था। ठीक है। किंतु इस विभाग के कार्यों के विषय में अभी तक क्या है? यह अभी तक विवादित है। अभी यह जो है विवादित है। दीवाने रसातल किसका कार्य क्या था? इसके बाद आप एक नाम देखेंगे सद्र उस सुदूर। क्या? सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर। यह जो है यह धर्म तथा राजकीय दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता। किसका? धर्म तथा राजकीय दान विभाग का क्या था? सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? सद्र उस
सद्र उस सुदूर। धर्म तथा राजकीय दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था राज्य के प्रधान काजी। राज्य के प्रधान काजी, ठीक है, राज्य का प्रधान काजी तथा सद्र उस सुदूर। राज्य का प्रधान काजी तथा सद्र उस सुदूर जो है का पद जो है, ये पद जो है प्रायः जो है अधिकतर क्या था, एक ही व्यक्ति के पास या एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो प्रधान काजी तथा सद्र उस सुदूर है, इसका कार्य क्या है। इसके कार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो मुख्य कार्य है इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना। इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना, इसका कार्य क्या है। इस्लामी नियम एवं इस्लामी नियम एवं उपनियम को लागू करना तथा उन नियमों को व्यवहार में पालन हेतु लाने के लिए व्यवस्था करना। साथ ही साथ मस्जिदों, मदरसों, मकतबों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था भी करना था। मुसलमानों से प्राप्त जो जकात था, जकात धार्मिक कर था, मुसलमानों से प्राप्त धार्मिक कर के रूप में जो जकात लिया जाता था, इस अधिकारी का उस पर अधिकार होता था। किसका, प्रधान काजी या सद्र उस सुदूर, चूंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति हुआ करते थे। इसके बाद एक नाम आता है क्या, काजी उल कजात। एक नाम आता है काजी उल कजात। काजी उल कजात। काजी उल कजात यह सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। यह जो है न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था सुल्तान के पश्चात। पहले न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था, सुल्तान के जस्ट बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात हुआ करता था। मुकदमे जो है प्रायः इसी के न्यायालय में शुरू किए जाते थे। इसके न्यायालय में नीचे के काजियों के निर्णयों पर पुनः विचार या पुनर्विचार किया जाता था। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में जो न्यायिक प्रणाली हम लोग देखें तो जैसे उच्च न्यायालय में कौन है, सीजे है, सुप्रीम कोर्ट में कौन है, सीजीआई है। ठीक है, इनके नियमों का पुनर्विचार हेतु हम लोग कहां जाते थे, ऊपर जाते हैं। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही यहां भी थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्या, काजी उल कजात के बाद एक नाम आता है बरीद ए मुमालिक। क्या आता है, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, यह जो है गुप्तचर तथा डाक विभाग का अध्यक्ष था। किसका, यह जो है गुप्तचर एवं डाक विभाग का अध्यक्ष होता था। विभिन्न गुप्तचर, संदेशवाहक एवं डाक चौकी इसी के अधीन होती थी, बरीद ए मुमालिक के अधीन होती थी। ठीक है, अब आज हम लोग यहां तक देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सल्तनत कालीन दरबार से संबंधित अन्य अधिकारियों की चर्चा करेंगे।
बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। सारे कंटेंट एनसीईआरटी पुस्तक के बेस पर है, ठीक है। तो इसमें गलती के ना के बराबर चांस है, लेकिन अगर कहीं कोई गलती त्रुटि बस हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसे सुधार किया जाएगा। पुनः देखकर इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।